तो आज की क्लास में हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है। अभी हम कोड की कंसेप्ट को नहीं पे नहीं जाएंगे, हम कोडिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल। अब छोटे मोटे माइक्रो हम आपके सामने बनाएंगे, एक कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमने यहाँ पे मान लीजिए टेस्ट अंडरस्कोर 1 नाम का माइक्रो बनाया, क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ कि a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30 और फिर c इक्वल टू a प्लस b कर दूंगा। फिर यहाँ msg बॉक्स के अंदर हम c को प्रिंट कर देंगे। अब इस माइक्रो को हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो टेस्ट करके देखिए 50 रिजल्ट दिया। तो इस माइक्रो ने क्या किया कि 20a नाम के वेरिएबल, इसको abc को हम वेरिएबल कहते हैं, टेम्पररी सेविंग लोकेशन, जहां पे हम डेटा को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30 और c पे इन दोनों को कैलकुलेशन कराया। अब इसको जब हम रन करते हैं तो यहाँ रिजल्ट 50 आ रहा है क्योंकि कैलकुलेट हो गया। मैसेज बॉक्स क्या करता है कि कोई भी मैसेज को डिस्प्ले आप कर सकते हैं। अब इस माइक्रो को रन करने के लिए हम यहाँ माइक्रो पे जाके टेस्ट 1 को रन करेंगे, फिर भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि थोड़ा सा नरेशन देना चाहेंगे हम, तो दूसरा माइक्रो बनाते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। दूसरा माइक्रो बनाते हैं टेस्ट 2। अब यहाँ पे हम नरेशन देना चाहेंगे कि द सम ऑफ, इस तरह से द, तो इन्वर्टेड कॉमा में अपना नरेशन देते हैं द सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, और यहाँ स्पेस दे दीजिए और हमने कॉन्केट कर दिया सी को। तो कॉन्केट जैसे हम एक्सेल में 2 सेल वैल्यू को आपस में कॉन्केट करते थे, ऐसे हमने यहाँ पे भी कॉन्केट कर दिया सी। तो अब जो रिजल्ट आएगा मैसेज बॉक्स में उसमें लिखा हुआ आएगा, साथ में सी भी आएगा। अब इसको रन करके देखिए तो यहाँ पे आ रहा है द सम ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 50। अब मैं यहाँ पे a प्लस बी नहीं, a पे जो नंबर है ना वो नंबर देना चाहता हूँ। तो क्या करें, तो इसको तोड़ना होगा। तो यहाँ पे लिए n% किया हमने, फिर a के बाद n% किया और इन्वर्टेड कॉमा में सारी चीजें हम रखते चले जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे n% लगाना भूल गया। ठीक है। अब अगर हम सम करते हैं तो यहाँ पे नरेशन लिखा आएगा द सम ऑफ 20 प्लस 30 इक्वल टू 50। ऑफ के बाद स्पेस नहीं दिया इसलिए दिक्कत हो रही है, स्पेस दीजिए, यहाँ पे रन कीजिए द सम ऑफ 20 प्लस 30 इक्वल टू 50। तो पिंटू जी, महेश जी, चंद जी, समझ में आया? कोई दिक्कत? बस बेसिक लेके चल रहा हूँ। हाँ अच्छा चलिए, सो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगा। ठीक है। तो हम नॉर्मली अब सम के जगह पे हम डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, जो चाहे जो यहाँ पे हम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे वैल्यू जो है इनपुट, माने कि हम इनपुट करवाना चाहते हैं, तो हम मैनुअली नहीं डालना चाहते, हम डालते कि वैल्यू जो डालना है वो डाले और दिख जाए। तो यहाँ पे हमने कर दिया सब्जेक्ट टेस्ट अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं a इक्वल टू इनपुट बॉक्स और इसके अंदर अपना नरेशन डाल दिए कि एंटर नंबर a, क्लोज किया। b इक्वल टू अगेन किया मैंने इनपुट बॉक्स एंटर नंबर b। अब क्या होगा कि जब हम प्ले करेंगे तो एक पॉपअप आएगा,
जैसे ए, इसमें जो 50 ऐड किया वो ए पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस पे 30 जो करेंगे वो बी पे स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ मैसेज बॉक्स, तो फिर कैलकुलेशन सी इक्वल टू हमने लिखा ए प्लस बी, और यहाँ एम एस जी बॉक्स के अंदर हम यहाँ सी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर द सम ऑफ सी, सम ऑफ नंबर इक्वल, तो यहाँ कॉन्कैटिनेट देते हैं और इसमें हम देते हैं सी। आपको क्या लग रहा है रिजल्ट आना चाहिए जो नंबर डाले उसको सम करके? मेरे हिसाब से नहीं आएगा। मैं यहाँ पे 20 दिया, एंटर 30 दिया, तो 50 आना चाहिए बट नहीं आया, 2030 आया। क्यों? अब यहाँ पे एक चीज आनी चाहिए, इनपुट बॉक्स क्या करता है कि ड्यूरिंग द माइक्रो रनिंग, जो माइक्रो रन होता है उस दौरान यूजर से इनपुट लेता है। यूजर जो इनपुट देता है उसको वेरिएबल में डाल देता है ताकि आगे तो उसको कैलकुलेट कर सके, प्रोसेस करके रेफरेंस दे सके। बट प्रॉब्लम ये है कि इनपुट बॉक्स या यूजर फॉर्म का टेक्स्ट बॉक्स, दो चीज याद रखिएगा, हमेशा टेक्स्ट में एंट्री लेता है। आप बोलेंगे सर मैंने तो 20 डाला, 20 तो नंबर होता है, 20 नंबर आपके लिए होता है बट एक्सेल के लिए वो नंबर टेक्स्ट कैटेगरी का है। जैसे आप एक किसी एक्सेल सेल के ऊपर सिंगल कोट लगा के नंबर डालते हो या फिर उसका प्रॉपर्टी टेक्स्ट कर देते हो तो वो सम वगैरह का कैलकुलेशन नहीं आता ना, उसको नंबर रीड नहीं करता है। सेम थिंग यहाँ भी होता है। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के दो तरीका, या तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लें कि डिम ए एज ए लॉन्ग, पर प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। दूसरा है कि इसको कन्वर्ट करना, तो हमारे पास एक इंट का फॉर्मूला, एक्सेल का ही फॉर्मूला होता है इंट। इंट क्या करता है, इंटीजर में नंबर को कन्वर्ट कर देता है। तो हमने इनपुट बॉक्स को हमने इंट के अंदर डाला। अब यहाँ पे प्ले करते हैं। प्ले में हमने यहाँ लिखा 20, यहाँ पे लिखा 30, एंटर किया, रिजल्ट 50 आया। अब इस कोड में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को हो तो बताइए। तो कंफ्यूजन, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी रिजल्ट बना सकते हैं, जैसे कि सम, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, जो भी कैलकुलेशन करना चाहे कर सकते हैं। चलिए एक रियल कैलकुलेशन करते हैं। बेसिकली हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल इक्वल टू, मान लीजिए फिलहाल 50,000, चाहे इनपुट बॉक्स ले लीजिए, इनपुट बॉक्स सही रहेगा। इनपुट बॉक्स, यहाँ बोला कि एंटर पी और इनपुट बॉक्स क्लोज कर। अब आर रेट, तो रेट इंट के रेट जो है यहाँ पे इंट इनपुट बॉक्स, हमने बोला इनपुट बॉक्स एंटर रेट। अब यहाँ पे टी इक्वल टू इंट इनपुट बॉक्स एंटर टाइम इन 1। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई, अब आर तो नंबर में डालेगा तो उसको डिवाइड बाई 100 हमें करके डेसिमल बनाना, मल्टीप्लाई बाई टाइम, जो मंथ में ऑलरेडी है। अब यहाँ हम एम एस जी
बॉक्स के अंदर डालेंगे SI। अब इसको रन करके देखते हैं। एक नाम के 2 मैक्रो नहीं होगा, तो हमने 50,000 डाला, रेट 10% और टाइम हमने 36 महीने का डाला, तो ये 18,000 रुपया, एक 1,80,000 रुपया। नहीं, गलत हो गया ना कुछ तो। हमने यहाँ पे 50,000 डाला, रेट 10% डाला और टाइम 36 महीने का डाला। ओ हाँ, गड़बड़ हो गई, क्योंकि 36 महीना मंथ में डाला है ना, तो ईयर में डल रहा है। वो 36 साल दिखा रहा है इस कारण से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R, 1 प्लस R 100 डिवाइड बाई 12 मंथली करने के लिए। अच्छा, R होगा, ठीक है, और फिर इसको वापस ब्रैकेट में ले लिया। पावर ऑफ T मल्टीप्लाई बाई 12, इनको आपस में ब्रैकेट में ले लीजिए, ये लीजिए, ध्यान कीजिए 50,000 8% ईयरली, टाइम हो गया मान लीजिए 5, तो 74,992 टोटल अमाउंट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो दिक्कत इसमें आप लोगों को? पिंटू जी, महेश जी, प्रदीप जी, स्केत जी, कोई दिक्कत? तो ये जो है सिंपल कैलकुलेशन, अभी इससे हम किसी एक्सेल के साथ कोई लिंक नहीं किए हैं, राइट। अभी जितने भी हमने आपको एग्जांपल बताया, वो एग्जांपल क्या है? सिंपल आप माइक्रो लिख के रन कर सकते हो। ये एक्सेल के किसी सेल के ऊपर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एक्सेल सेल के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक्सेल सेल पे जाने का, उसको रेफरेंस लेने का पहले तरीका सीखना। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम कोडिंग शुरू करते हैं तो क्या लिखें। देखिए, कोड जब भी आप शुरू करेंगे तो मोस्टली अगर आप एक्सेल के रेफरेंस लेते हैं तो मोस्टली केसेस में 4 वर्ड से आप शुरू करेंगे। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है वर्क बुक्स, और तीसरा आता है शीट्स, और चौथा आता है रेंज। मतलब कि आपको अगर एक्सेल एप्लीकेशन के साथ अगर छेड़छाड़ करनी है, उसकी सेटिंग चेंज करना है, उसको कुछ करना है, तो हम एप्लीकेशन को कॉल करते हैं और एप्लीकेशन के साथ चलते हैं। अगर हमें किसी फाइल के साथ करें, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, डिलीट करना, तो वो चीजें हम वर्कबुक के साथ चलते हैं। और शीट का यूज तब होता है जब एक पर्टिकुलर शीट के साथ हम कुछ करते हैं। और रेंज A1 B1 सेल पे कुछ भी करते हो, रेंज के ऊपर होता है। अब आप लोग इसको कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा समझे कि आप एक्सेल को कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एक्सेल से कम्युनिकेट कर रहे हो। अब जब इंग्लिश लैंग्वेज आप बोलते हैं तो मोस्टली उसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लेते हैं,
फिर वर्ब होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव सब्जेक्टिव, बहुत सारे है ना, उसी तरह से यहाँ भी। तो ये समझिए एप्लीकेशन वर्कबुक सीट रेंज क्या हुआ, नाउन या प्रोनाउन। मतलब हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा इन्हीं में से किसी एक से शुरू होगा, और उसमें हम क्या लिखेंगे वो डिपेंड करेगा हमारा एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम क्या कहता है। अब सर एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है स्टेप। देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, उसके कुछ चरण होते हैं। सबसे पहला होता है एनालिसिस, कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें। देन आता है आपको एल्गोरिथम। उसके बाद होता है आपके पास कोडिंग। देन होता है टेस्टिंग, देन रीकोडिंग और रीटेस्टिंग। ठीक है, रीकोडिंग एंड रीटेस्टिंग, देन होता है अपना। तो इन 4 चरणों से हम गुजरते हैं। एनालिसिस, एल्गोरिथम, कोडिंग एंड एनालिसिस होता है कि आप प्रॉब्लम को समझें कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर उससे रिलेटेड आप एग्जांपल निकालें, पहला। दूसरा यहाँ पे आता है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप। जैसे मान लीजिए कि आप बॉस के पास गए, बॉस ने आपको बोला कि भाई मेरा एक काम कर। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने अपने काम के तरीके बताए कि मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक। लेकिन ये सारी चीजें याद थोड़ी रहेगी। क्या सर? तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप के अंदर डालते हैं। इसके अंदर डालते हैं स्टेप के। जैसे कि एग्जांपल में कि मुझे हम एक यहाँ बनाते हैं कि स्टार्ट। स्टार्ट में डिक्लेरेशन माइक्रो, हमने बोला ऐड न्यू वर्क बुक, ठीक है, ऐड न्यू वर्क बुक। देन यहाँ पे सेव एज डेटा इन सी ड्राइव 2025, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे ऐड न्यू शीट, रीनेम डेटा, select A1, enter name, select B1, enter roll, select C1, enter marks, select A1 से लेके C10, अप्लाई ऑल बॉर्डर्स, सेव फाइल। ये हो गया। तो ये तो छोटा सा होता है कि एक हमें क्या हुआ, अब इसके बिहाफ पे जो है प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा, जो आप प्रोग्राम कीजिएगा कि ऐड न्यू वर्कबुक, आप ऐड न्यू वर्कबुक का कोड डालोगे। सेव डेटा, तो सेव एज करने वाला डालोगे। उसी तरह से नई सीट ऐड करना, सीट को नेम करना, ये स्टेप्स होता है। इसी को बोला जाता है एल्गोरिथम, और इसी के बिहाफ पे कोडिंग की जाती है। आप लोग बोलेंगे सर क्या फायदा, हम तो जहाँ पता है कर देंगे, लिखने का फायदा। सर ये तो मैंने एक सिंपल से एग्जांपल आपको दिया है, लेकिन जब आप ऑफिस के अंदर में किसी और की फाइल ऑटोमेट करोगे तो उसके अंदर सिचुएशन अलग होगी, कंडीशंस लगे होंगे कि भाई यहाँ पे अगर इस तरह का डेटा हो तो लेना है, इस तरह का डेटा हो तो नहीं लेना है, अगर टोटल इतना है तो एक कलर करना है, टोटल ना है तो कलर नहीं करना है, डेटा यहाँ से यहाँ इतना एरिया का डेटा उठाना है, ब्लैंक नहीं उठाना है। बहुत सारे फीचर्स होंगे ना सर। अब ये सब चीजें अगर आप उस रिपोर्ट को डेली बेसिस बना रहे हैं तो आप तो कर लेंगे, लेकिन डेली बेसिस में रिपोर्ट अगर आप नहीं बना रहे हैं, कोई और बना रहा है,
और आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं सर? और दूसरी चीज क्या होता है, सीक्वेंस मैनेज करना। जैसे कि मुझे यहाँ सीट ऐड करना है, फिर रीनेम करना है, राइट? तो अगर हमने रीनेम का कोड पहले डाल दिया, सीट का कोड, सीट ऐड करना कोड पहले बाद में डाला, और रीनेम पहले डाल दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना सर। उस तरह से मुझे यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, तो ये स्टेप होता है ना, तो ये स्टेप आपका मैनेज रहेगा। इसलिए एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है, और एल्गोरिथम ही डिसाइड करता है कि हम कोड में की शुरुआत इन चारों में से कौन सा करें। यहां तक कंफ्यूजन है आप लोगों को? समझ गए? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में, कि मैक्रो के टाइप क्या क्या होते हैं। टाइप ऑफ मैक्रो, तो मैक्रो के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है पब्लिक। पब्लिक मैक्रो की कोडिंग आपकी उसी फाइल में सेव होती है जिस फाइल के अंदर में आपकी कोडिंग की जाती है। जैसे बुक 1 में कोडिंग किया ना जाके मैंने, तो बुक 1 के अंदर ही सेव हो गया। इसको पब्लिक इसलिए कहा जाता है कि जहां जहां ये फाइल जाएगी, तो जो पर्सन इस बुक 1 को एक्सेस करेगा, वो इसकी कोडिंग को भी एक्सेस कर सकता है, पहले। दूसरा ये बेनिफिट ये होता है कि हम किसी और फाइल पे, जैसे मैं बुक 2 पे आ गया, तो मैं बुक 2 पे भी हम इस फाइल को, इस आपके बुक 1 के जो मैक्रोज है, उन मैक्रोज को मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ और रिजल्ट ले सकता हूँ। सो पब्लिक मैक्रो, सबसे पहले तो उसकी कोडिंग उसी फाइल के अंदर स्टोर होती है, जब वो फाइल के साथ ट्रेवल करती है, जहां जहां फाइल जाता है वहां उसकी कोडिंग भी जाती है। उसके अलावा हम उस कोड को किसी और फाइल पे भी रन कर सकते हैं। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम कि हमारे माइक्रो लिस्ट में माइक्रो तभी तक दिखेगा जब तक कि हमारा बुक ओपन है। अगर बुक 1 फाइल अगर मैंने क्लोज कर दी, तो मेरा माइक्रो भी यहाँ से क्लोज हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जैसे एक्सेल के फीचर हो जाए, जैसे होता है ना, यहाँ पे है पेज स्पेशल है, मर्ज करना है, कंडीशन कन्वर्टिंग है, पिवट है, इस तरह के ऑप्शन बनाना चाहते हो, तो पब्लिक मैक्रो सुटेबल नहीं है। उसके लिए आता है पर्सनल मैक्रो या एडिंग्स। जैसे मैक्रो रिकॉर्ड करते हो ना, रिकॉर्ड करते समय ही पूछता है कि स्टोर किस मैक्रो में। अगर मैंने बोल दिया पर्सनल मैक्रो, तो पर्सनल मैक्रो बन जाएगा। लेकिन पर्सनल मैक्रो की सलाह मैं नहीं देता हूँ, तो एडिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, आप एडिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिंस, आप पब्लिक मैक्रो को एडिंस में कन्वर्ट करके इस फाइल में लोड कर लो, तो आपका वो वर्क सही से चलेगा। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए मैंने 20-25 फॉर्मूले बना रखे हैं, तो मुझे बार बार कोई और फाइल खोलना ना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया कि फॉर्मूलेज की एडिंग्स बना के हम एक्सेल लाइब्रेरी में ऐड कर दिए। नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा ये जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं आसानी से ले सकता हूँ। मुझे वो पर्टिकुलर फाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बैकएंड में ऑलरेडी फाइल खुला हो। तो इसका यूज कब करते हैं? जब कोई फीचर टाइप के बनाते हैं कि ऐसा मैक्रो जो एक फीचर की तरह काम करे हर किसी तरह के डेटा पे। लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये है कि सिर्फ आपके पीसी पे वर्क करेगा, क्योंकि जो कोड वगैरह है वो फाइल में स्टोर नहीं हो रहा, आप ही के साथ स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है इसकी। तीसरा होता है आपका इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो क्या करता है कि कोई मैक्रो का रन जो होता है वो पर्टिकुलर आपके एक्शन पे होता है। जैसे राइट क्लिक करके व्यू कोड चल जाइए, यहाँ पे कल कोई पूछ रहे थे कि यार जर्नल के जगह पे क्या कब क्या ले, तो जर्नल की जगह पे मैंने वर्कशीट लिया और यहाँ पे इवेंट हमने सिलेक्शन लिया। अब मैंने बोला जहाँ पे सिलेक्ट होगा वो टारगेट कहलाएगा, और मेरा टारगेट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड हमने कर दिया।
मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो कर्सर ऑटोमेटिकली उसको देख कर रहा है ना सर। तो हमने कलर को रेड कलर करने वाला कोड तो हमने रन ही नहीं किया, ऑटोमेटिक रन हो रहा है ना। क्या सर, हमने तो नहीं किया, ये ऑटोमेटिक रन हो रहा है। राइट क्लिक किया, व्यू कोड पे गया, यहां से मैंने लोकेशन वर्कशीट सेलेक्ट किया और यहां से इवेंट सिलेक्शन चेंज सेलेक्ट किया और कोड कर दिया। अब इसका निगेटिव पॉइंट क्या है, एक कि आप अपने हिसाब से इसको रन नहीं कर सकते, ये रन होगा उसी पे जो इवेंट सिलेक्टेड है। दूसरा, ये उसी ऑब्जेक्ट पे चलेगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए कोडिंग की गई है। सीट 3 पे कोडिंग किया है मैंने, तो सीट 3 पे ही सिर्फ चलेगा, सीट 2 पे नहीं चलेगा। सो पब्लिक मोस्टली हम बनाते हैं पब्लिक मैक्रो, जो फाइल के साथ सेव होती है और हर जगह पे ट्रेवल करती है। इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि दूसरे फाइल में रन करने के लिए तभी रन होगा जब ये फाइल ओपन। पर्सनल मैक्रो या एडिंस होता है कि आप जिस मैक्रो में आपने कोड, किसी पर्टिकुलर मैक्रो में कोड फाइल में कोड नहीं करते, हम कोड करते हैं और उसको सेव करते हैं ऑफिस लाइब्रेरी में, क्योंकि मेरे हर एक्सेल फाइल पे बिना उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन किए ही रन होता है, क्योंकि बैकएंड में ऑलरेडी ओपन हो जाता है और ये सिर्फ वर्क करता है मेरे पीसी पे, किसी और के पीसी पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये कोड इसकी ट्रेवल नहीं करती है, मतलब कि एक फाइल आपके पीसी के लिए स्टोर हो जाती है। तीसरा होता है इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रो का यूज हम करते हैं कब, जब हमें किसी पर्टिकुलर एक्शन पे इवेंट करना हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ओपन हो जाए, यहाँ पे क्लिक करूँ तो ओपन हो जाए, ऐसे केसेस में इसका यूज करते हैं। समझ गए। तो ऐसे से बताया था कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सके कि आपको कौन सा मैक्रो यूज करना है, बनाना है। ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ मैक्रोज भेज रहे हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल भेज रहे हैं, वो आप बनाइए इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल। 2 मिनट लीजिए। तो हमने आपको एग्जाम्पल का लिंक भेजा है, इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगा और उसमें आपको जो है मिल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आप लोग करें, ठीक है। जैसे तबीयत खराब है, इसे सर ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो आज इतना ही सर। मिलते हैं अगली क्लास में कल। क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं।